यार बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ विद्या क्लासेस में। बच्चों, आप सभी को याद होगा कि हम 11वीं क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे वाले हैं। हम 11वीं क्लास के फिजिक्स कर रहे हैं और 11वीं क्लास के बच्चों फिजिक्स में जो आपका खंड ख चल रहा है आपका, ठीक है, उसके अंदर बच्चों आपकी यूनिट 2 चल रही थी और यूनिट 2 के अंदर भी आपका बच्चों चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, ठीक है। और इस चैप्टर का बच्चों आपका जो ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स, आज बच्चों इसका जो लेक्चर होगा ये लेक्चर नंबर बच्चों आज इसका सेकंड होगा, ठीक है। दूसरा लेक्चर है बच्चों आज इसका ये। तो आपको बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, ये जो यूनिट आपकी है एग्जाम में, इस यूनिट में से बच्चों आपका 9 मार्क्स का आपका एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। और इस यूनिट से हम या इस चैप्टर से बच्चों, चूंकि इस यूनिट के अंदर आपका केवल एक ही चैप्टर है, यूनिट का नाम भी बच्चों आपका यही है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और आपका बच्चों चैप्टर का नाम भी यही है, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। चलिए बच्चों, आंतरिक ऊर्जा। अब नॉर्मली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि जब हम किसी पार्टिकल पे या किसी ऑब्जेक्ट पे हम कुछ बच्चों वर्क करते हैं, ये हमने देखा है यहाँ पे कि जो हमारा कोई भी निकाय होगा बच्चों, जो भौतिक अवस्था है उसकी होती है, जिसमें हमने ताप, दाब, आयतन अगर हम बात करते हैं, तो वो जो किया गया कार्य होता है कि या तो किसी निकाय के द्वारा या निकाय पर जब हम कार्य करते हैं बच्चों, तो वो कार्य बच्चों आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर तो निर्भर करता है, साथ में बच्चों वो उसकी जाने वाले रास्ते यानी कि पथ पर भी निर्भर करता है कि किस रास्ते से वो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र बच्चों स्थिर हो जाए आपका, ठीक है, तो निकाय के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग बच्चों आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। जो उसकी यांत्रिक मतलब गति ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं आपकी आंतरिक ऊर्जा। उल्लेखनीय है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है, ना कि अवस्था प्राप्त करने की विधि। अवस्था प्राप्त करने की विधि यानी कि वो किस मार्ग पर अथवा अर्थात किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस की आंतरिक ऊर्जा अवस्था निर्धारण करने वाले दाब, आयतन और ताप विशेष पर निर्भर करती है, ठीक है। बात समझ आ रही है बच्चों आपके? चलिए, किसी भी ऊष्मागतिक निकाय के दाब यानी कि P, आयतन यानी कि V, या ताप यानी कि कैपिटल T में परिवर्तन यांत्रिक कार्य या ऊष्मा स्थानांतरण के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे बच्चों आपको यहाँ पे दिखा रखा है कि हमारे पास में यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आपका ये एक्स अक्ष होगा, यहाँ पर आपका बच्चों ये वाला वाई अक्ष होगा। यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर ये आपका आयतन आगे की तरफ बढ़ता है और यहाँ पे आपका दाब बच्चों आपको ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ए पॉइंट से अगर आपको पॉइंट बी पर जाना है, ए पॉइंट से अगर आपको बच्चों पॉइंट बी पर जाना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर 4 रास्ते दिखा रखे हैं कि आप पहले वाले रास्ते से जा सकते हैं, दूसरे से जा सकते हैं, तीसरे से जा सकते हैं, चौथे से जा सकते हैं, ठीक है। तो जब आपका ये पीवी आपका ग्राफ रहेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पर देखना है कि कौन से प्रक्रम से आपकी यांत्रिक ऊर्जा में या आपकी आंतरिक ऊर्जा, इसको हम कहते हैं यहाँ पर, कि कितना परिवर्तन बच्चों यहाँ पर निकल के आता है। तो देखिए, माना कोई निकाय जैसे हमको दिखा रखा है चित्र में, अवस्था ए में है, अवस्था ए में है तथा इसे किसी प्रक्रम ए के द्वारा अवस्था बी में ले जाते हैं। माना इस प्रक्रम में निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा जो होगी बच्चों वो Q1 होगी, ठीक है। Q1 ऊष्मा लेता है तथा निकाय द्वारा जो किया गया बच्चों कार्य होगा, मान लेते हैं W1 होगा, तब Q1 माइनस W1 का आगमन कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि निकाय पुनः अवस्था ए से अन्य प्रक्रम 2, 3 है ना, 4 के माध्यम से होता हुआ बी में लेके जाया जाए, तब इन प्रक्रमों में बच्चों जो निकाय को दी गई ऊष्मा होगी बच्चों आपकी Q2, Q3, Q4 होगी आदि, इस तरीके से लेके चलें तो जो किया गया कार्य होगा W2, W3, W4 होगा। और इस तरीके से जो यह पाया जाएगा बच्चों कि Q2 माइनस W2 बराबर आपकी Q2, Q3 माइनस W3 बराबर आपका Q4 माइनस W4। तो यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ए से बी तक जो किया गया कार्य होगा वो उस रास्ते पर निर्भर नहीं कर रहा है, बस उसकी अवस्थाओं को निर्भर करता है कि पहली अवस्था कौन सी थी बच्चों, दूसरी अवस्था कौन सी थी। इससे स्पष्ट होता है कि निकाय की 2 निश्चित अवस्थाओं हेतु निकाय का स्थानांतरित ऊष्मा Q व किए गए कार्य W का अंतर बच्चों Q माइनस W नियत रहता है और प्रक्रम के पथ पर निर्भर बच्चों नहीं करता है। इस प्रकार दी गई 2 अवस्थाएं Q माइनस W का मान नियतांक
होता है जिसे निकाय की बच्चों आंतरिक ऊर्जा डेल्टा यू में परिवर्तित कर सकते हैं या कर लेते हैं। ठीक है, तो अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों, आपका जो निकल के यहाँ से आता है Q माइनस डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। ठीक है, अतः किसी ऊष्मागतिक निकाय की बच्चों आंतरिक ऊर्जा U निकाय की अवस्था का एक अभिलक्षणिक गुण है। वह अवस्था चाहे जैसे की गई हो, यह उस अवस्था की अद्वितीय फलन है। यदि कोई निकाय एक अवस्था से चलकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होगा। मतलब क्या है बच्चों हमारा, कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से गति कराता हुआ पुनः अपनी अवस्था में लौट जाता है, ए से चला और ए पर ही बच्चों वापस आ गए, तो इस अवस्था में जो आपका यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तन होगा बच्चों, या आंतरिक ऊर्जा में वो शून्य होगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ तक बच्चों बातें क्लियर हो जाती हैं तो अब आगे चल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा जाता है बच्चों ऊष्मा गति का प्रथम नियम। अब ऊष्मा गति का बच्चों प्रथम नियम क्या कहता है आपसे, देखिए बच्चों, ऊष्मा गति का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का नियम है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के समतुल्य है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम पर बच्चों ये आधारित है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के बच्चों तुल्य है, तो आप बताएंगे ऊर्जा संरक्षण के तुल्य है। ठीक है, यह उन सभी निकायों पर लागू होता है जिसमें ऊर्जा ऊष्मा या कार्य के रूप में बच्चों निकाय से वातावरण या वातावरण से निकाय में स्थानांतरित होती है। मतलब अगर हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत गर्म रखा हुआ है तो उसके आसपास अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो नॉर्मली अगर या तो ऊष्मा उससे वातावरण के में जाए या वातावरण से उसको हम हीट दे रहे हो तो जब वो वस्तु आपकी गर्म होने लगेगी। ठीक है, तो दोनों प्रकार ये कार्य करेगा, यानी कि दोनों पर ये डिपेंड करेगा, या दोनों जगह यहाँ पर बच्चों ये लगेगा, स्थानांतरण होती है। ठीक है, ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार जब कार्य करने में सक्षम किसी निकाय को ऊष्मा प्रदान की जाती है तब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा दी जाती है ना। तब निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा एवं निकाय की द्वारा किए गए कार्य यानी कि वातावरण के योग के बच्चों बराबर होती है। तो इस केस में बच्चों अगर आपको ऊष्मा दी जा रही है, यानी कि किसी निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, तो उस केस में जो बच्चों वहां पे कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा बच्चों उसके योग के बराबर हो जाती है। ठीक है, निकाय की द्वारा किए गए कार्य है, ठीक है, और आंतरिक ऊर्जा के बच्चों योग के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात यदि किसी निकाय को आपने डेल्टा क्यू ऊष्मा देने पर निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि आपकी डेल्टा यू होती है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य बच्चा आपका डेल्टा यू होगा, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू होगा। तो उस केस में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊर्जा आपने दी थी वो बराबर आपकी हो जाएगी आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य। ठीक है, प्रथम नियम के अनुसार बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, कितने आपने ऊष्मा दी, कितनी उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और आपने कितना कार्य किया, तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस किए गए कार्य के बराबर आपकी होगी दी गई ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए आप इस पे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अर्थात ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा उसके द्वारा किए गए बाह्य कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होती है। इसी प्रकार निकाय द्वारा निष्कासित ऊष्मा उस पर किए गए बाह्य कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में कमी के बच्चों योग के बराबर होती है। ठीक है, तो चलिए जब आप क्वेश्चंस को करेंगे इस पे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएगा बच्चों ये। अब इसके बच्चों कुछ परिसीमाएं हैं तो ध्यान दीजिएगा। ऊष्मा गति के प्रथम नियम की सीमाएं। ठीक है, तो पहली सीमा आपसे बच्चों यहाँ पे परिसीमा जो इसकी है वो क्या कहती है, देखिए ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऊष्मा गति का प्रथम नियम ठंडी वस्तु से, ऊष्मा हमेशा बच्चों कहां से जाती है आपकी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर,
ऊष्मा गति का प्रथम नियम ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाह ना होने का कोई कारण नहीं बताता। ठीक है, यानी कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित क्यों नहीं होती, उसका कोई कारण नहीं बताता है। अर्थात यह नियम स्थानांतरित होने वाली ऊष्मा की दिशा का कोई बोध नहीं कराता, यानी कि दिशा के बारे में कोई जानकारी बच्चों ये नहीं बता सकता। बस इतना पता है कि ऊष्मा हमेशा बच्चों आपकी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ प्रवाहित होती है। अगर ठंडे से गर्म में क्यों नहीं जा रही ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, दूसरा, ऊष्मा गति का प्रथम नियम, ऊष्मा गति का प्रथम नियम उन शर्तों को भी नहीं बताता है जिसके अधीन ऊष्मा कार्य में परिवर्तित होती है। ठीक है, प्रथम नियम घूमते हुए पहिए के रुकने की व्याख्या करता है। ऐसा पहिए की गतिज ऊर्जा के घर्षण के कारण ऊष्मा में परिवर्तन के कारण होता है, लेकिन यह नियम यह व्याख्या करने में असमर्थ है कि पुनः ऊष्मा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर पहिए में घूर्णन क्यों नहीं उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये इसकी बच्चों कुछ परिसीमाएं हैं जिसके बारे में ये आपको पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे पाता है या इसको अवरोध उत्पन्न करता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तीसरा नियम क्या कहते हैं, यह नियम यह भी नहीं बताता कि यह नियम यह भी नहीं बताता कि सतत रूप से ऊष्मा किस सीमा तक कार्य करने में परिवर्तित हो सकती है। जैसे परिवेश को कुछ ऊष्मा स्थानांतरित किए बिना कोई ऊष्मा इंजन स्रोत से अवशोषित संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम इसकी कोई व्याख्या बच्चों नहीं करता है। तो इसकी कुछ बच्चों परिसीमाएं, इन परिसीमाओं का आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऊष्मा गति के प्रथम नियम की कोई भी दो परिसीमाएं लिखी, तो आपको यहाँ से केवल दो परिसीमाएं लिख देनी है। ये जो आपको डार्क लाइन में आपको नजर आ रहा है, केवल आपको ये पॉइंट लिख कर आने। या कई बार आ जाता है कि एक नंबर में सवाल की ऊष्मा गति की परिसीमाएं, तीन परिसीमाएं लिखी है। कई बार ऐसा जाता है कि ऊष्मा गति का नियम लिखिए 2 नंबर में, तथा इसकी परिसीमाएं बताइए। तो ऊष्मा गति का आपको नियम बताना होगा, प्रथम नियम, साथ में इसकी परिसीमाएं आपको लिखनी होगी। तो उस केस में आप केवल 3 परिसीमाएं लिख के आ जाएंगे और प्रथम नियम लेके आना, तो आपको बच्चों पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखिए बच्चों आगे क्या है यहाँ पे, ऊष्मागतिक निकाय में विभिन्न प्रक्रम, यानी कि विभिन्न प्रकार के आपके प्रक्रम होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों समतापी प्रक्रम, है ना। अब समतापी प्रक्रम बच्चों वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है इसके, समतापी प्रक्रम यानी कि कैसा प्रक्रम जिस पर बच्चों ताप आपका समान रहता है ना, स्थिर ताप, यानी कि समान रहता है, मतलब स्थिर ताप। देखिए बच्चों यहाँ पे स्थिर ताप आपको नजर आ रहा होगा। स्थिर ताप पर घटित ऊष्मागतिक समतापी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका ताप स्थिर रख दिया जाए तो उस केस में जो यहाँ पर ऊष्मागतिक प्रक्रम आपका होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, आपका समतापी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, नंबर 2 बच्चों आपका देखिए समदाबी प्रक्रम, यानी कि इसमें आपका बच्चों दाब स्थिर है ना। गतिकी प्रक्रम निकाय के लिए स्थिर दाब, ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है बच्चों आपका यहाँ पे, स्थिर दाब पर संपन्न होता है। ठीक है, सम आयतनिक, यानी कि आपका बच्चों आयतन स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों आपका आयतन यहाँ पे स्थिर करा गया है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, यहाँ ये लिखा हुआ है स्थिर आयतन पर संपन्न ऊष्मागति प्रक्रम को बच्चों सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, और बच्चों आपका चौथा यहाँ पे है रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, यदि ऊष्मागति की प्रक्रम में बच्चों निकाय एवं वातावरण में ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों ना हो। ठीक है, ऊष्मा का बच्चों आदान प्रदान ना हो, यानी कि वो विलगित निकाय हो जाए एक तरीके से। जब ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों आपका नहीं होगा, ना तो ऊष्मा आएगी ना बच्चों आपकी ऊष्मा जाएगी। ठीक है, तो उस प्रक्रम को बच्चों आप क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर बच्चों यहाँ पे समझ में आ चुके हैं आपके तो आगे ध्यान देंगे। तो देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, अब इसके नियम के अनुप्रयोग देख लीजिए बच्चों क्या है यहाँ पे। पहला आपका आता है बच्चों चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम बच्चों हम समझ चुके थे कि चक्रीय प्रक्रम आपका इस तरीके से होता है कि यदि आपके पास में बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे एक एक्सिस यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी एक्सिस बच्चों हम यहाँ पे मान के चलें कि इस तरीके से बच्चों दूसरी एक्सिस आपके पास में है। ठीक है, और आपके पास में बच्चों यहाँ पे कोई पार्टिकल है इस तरीके से
है ना, पॉइंट ए मान लेते हैं, और ये पार्टिकल बच्चों आपके पास में, पार्टिकल आपके पास बी पार्टिकल हो गया ये वाला। तो चाहे आप ऐसे चले जाइए, चाहे आप ऐसे चले जाइए, है ना। तो इस तरीके से जब आप जाते हैं कि आप ऐसे जाके फिर से वहीं चले गए, है ना, कि चक्रीय परिक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में बच्चों लौट आता है। इस अवस्था में बच्चों देखिए यहाँ से गया और फिर ए से बी पर गया बच्चों, फिर बी से ए पर आ गया। चक्रीय परिक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। अतः इस प्रक्रम में निकाय की बच्चों आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन बच्चों नहीं होता, अर्थात आंतरिक ऊर्जा नियत रहती है। तो इसको बच्चों बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चक्रीय प्रक्रम में इस तरीके से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार बच्चों आपका डेल्टा यू बराबर आ जाएगा यहाँ से क्यू माइनस के डब्ल्यू, और यहाँ से चक्रीय परिक्रम में इसकी वैल्यू यू रख दी जाएगी 0। तो यहाँ से आपके क्या होगा बच्चों की ऊष्मा बराबर किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा किए गए बच्चों कार्य के बराबर होती है। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा बच्चों किए गए कार्य के बराबर होगी। ठीक है। नंबर 2, विगल निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा निकाय जो बाहर से ऊष्मा लेता है और ना ही बच्चों बाहर से कोई बाह्य कार्य करता है ना, विगल निकाय कहलाता है। तो ना तो बच्चों ऊष्मा ली ना कोई कार्य किया, दोनों चीजें 0 हो जाएंगी। तो जब दोनों चीजें बच्चों 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे यू की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अंतर 0 है ना। जब अंतर 0 होगा तो इसका मतलब बच्चों क्या होगा, यू नियत हो जाएगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा। अतः एक विगल निकाय की आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। निकाय के भीतर होने वाले किसी भी प्रक्रम द्वारा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस निकाय के भीतर किसी प्रक्रम द्वारा बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको ये बच्चों बातें याद रखनी है। चलिए, अब आपका आता है बच्चों यहाँ पे समदाबी प्रक्रम, जिसमें आपका बच्चों दाब स्थिर हो जाता है ना। वह प्रक्रम बच्चों जिसमें निकाय का दाब स्थिर है। ठीक है, इसमें निकाय का बच्चों दाब स्थिर है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है ना। जैसे भाप हो गया, भाप इंजन के बॉयलर में जल का उबलना, है ना, फिर भाप का बनना और फिर जल का जमना आदि। ठीक है, इस तरीके से आपको हो जाता है यहाँ पे। यदि नियत दाब पर किसी गैस का आयतन बच्चों V1 से V2 हो जाता है, तब गैस द्वारा जो किया गया कार्य होगा बच्चों वो ये निकल कर आपका बच्चों यहाँ से आ जाएगा, है ना। कि इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे V1 से V2 तक तो P dV आ जाएगा, P dV V2 माइनस V1 आ जाएगा आपका। ठीक है, और इसकी जगह जब यहाँ पे रखेंगे बच्चों PV इक्वल टू NRT से, तो यहाँ से PV की जगह, ठीक है, तो आपका NRT और प्लस T की जगह आपका आ जाएगा बच्चों ताप में परिवर्तन की कितना बच्चों ताप में यहाँ पे परिवर्तन हुआ T2 माइनस T1। ठीक है, इस T के स्थान पे समीकरण 1 से स्पष्ट है कि गैस निकाय का बच्चों ताप परिवर्तन होगा, अतः इसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। जब ताप बदलेगा बच्चों तो इसका मतलब इसकी आंतरिक ऊर्जा भी बदल जाएगी। अतः समदाबी प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा का एक भाग आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने और शेष कार्य करने बच्चों व्यय होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या आता है, यहाँ आपका ये समायतनिक प्रक्रम, यानी कि वह प्रक्रम बच्चों जिसमें आपका आयतन निश्चित हो जाए। जब आयतन बच्चों निश्चित हो जाएगा, आयतन आपका बदलेगा नहीं, तो डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में बच्चों आपका किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। और जब बच्चों किया गया कार्य आपका शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब आपको जब डेल्टा ऊष्मागति के प्रथम नियम से लगाएंगे तो डेल्टा यू बराबर आपका क्यू माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका क्यू बराबर आपका जाएगा बच्चों डेल्टा यू। इस प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण ऊर्जा निकाय की बच्चों आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि यानी कि ताप वृद्धि करने में बच्चों व्यय हो जाती है। गैसों में होने वाले विस्फोट बच्चों इसी श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि वो इसी कैटेगरी में बच्चों आपके आते हैं। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे बच्चों यहाँ पे समतापी प्रक्रम, यानी कि समतापी प्रक्रम बच्चों इसमें ताप आपका स्थिर होता है, यानी कि वह प्रक्रम बच्चों निकाय का जिसमें ताप नियत रहता है। ठीक है, इसमें ताप बच्चों आपका नियत रहता है, आपका कहलाएगा आपका समतापीय प्रक्रम। ठीक है,
इस प्रक्रम में डब्ल्यू क्यू तथा डेल्टा यू में कोई भी शून्य नहीं होता, चूंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, अतः ताप स्थिर होने पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा भी स्थिर स्थिर हो जाती है। अतः आदर्श गैस में समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा यू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0। तो जब डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब यहाँ रखेंगे उष्मागति के प्रथम नियम से, तो आपके क्यू बराबर आपका जाए डब्ल्यू। तो अर्थात समतापी प्रक्रम बच्चों किसी आदर्श गैस द्वारा दी गई संपूर्ण ऊष्मा संपूर्ण ऊष्मा गैस द्वारा कार्य कर रहे हैं बच्चों, वह होती है। ठीक है, और यह निष्कर्ष केवल आदर्श गैस के लिए ही सत्य है। ठीक है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं, केवल आदर्श गैस के लिए बच्चों ये काम करेगा और बाकी और गैसों के लिए बच्चों ये काम यहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चल लेते हैं। आपका जाता है बच्चों छठा, यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में बच्चों क्या आता है कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय व वातावरण में ऊष्मा का बच्चों आपका आदान प्रदान ना हो। जब ऊष्मा का आदान प्रदान बच्चों नहीं होगा तो आपका क्यों हो जाएगा 0। अब ऊष्मा गति के प्रथम नियम से जब यहाँ लगाएंगे बच्चों डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, यानी कि क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब आपका डब्ल्यू हो जाएगा माइनस का। रुद्धोष प्रक्रम में यदि कार्य निकाय पर किया जाता है ना, तब यानी कि ऋणात्मक होगा, इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू जाएगी आपकी मतलब पॉजिटिव। यदि कार्य बच्चों निकाय द्वारा किया जाता है, यानी कि निकाय पर किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस शब्द का ध्यान देंगे, यदि कार्य निकाय पर किया जाता है, ठीक है, और निकाय द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे शब्दों का ध्यान देंगे कि जब निकाय पर किया जाएगा जब आपका डब्ल्यू नेगेटिव आएगा, जब आपका निकाय द्वारा किया जाएगा तो आपका डब्ल्यू आपका पॉजिटिव आएगा। रुद्धोष प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि या कमी निकाय पर या निकाय द्वारा किए गए कार्य के बच्चों बराबर होती है। ठीक है, चलिए बच्चों ये जो आपका टॉपिक अब आपका चलने वाला है आदर्श गैस के ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं में अंतर, है ना, इसको ध्यान देंगे आप बच्चों। यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको मेयर का सूत्र। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग इस चैप्टर का। इसमें जैसे हमारा आने वाला है आपका Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R आएगा। ठीक है, इसी को बच्चों बोलते हैं यहाँ पे मेयर का फॉर्मूला, मेयर का सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान देंगे आप यहाँ पर। जैसे हमने बच्चों यहाँ पर मान लिया है कि हमारे सामने यहाँ पर आपके पास में एक्स एक्सिस इसको मान लिया बच्चों, इसको बच्चों हमने मान लिया कि वाई एक्सिस होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने दो ग्राफ प्लॉट किए हैं, यहाँ पर बच्चों दो ग्राफ बना रखे हैं। पहला वाला ग्राफ जो आपका ताप टी पर है, दूसरा वाला बच्चों आपका टी प्लस डेल्टा टी पर है। ठीक है, तो जब इसकी पोजीशन बच्चों यहाँ पर जाती है तो यहाँ से हम इसमें इस पॉइंट पर देख लेते हैं, और जब इस पॉइंट को बच्चों यहाँ से मिलाते हैं तो आपको दो तीन लाइनें नजर आएंगी। एक लाइन तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बच्चों ये वाली मिलती है, दूसरी लाइन बच्चों आपकी ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे ये वाली लाइन मिल जाती है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो बच्चों पॉइंट आपका पॉइंट यहाँ पर अगर हम ए पे बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बच्चों पॉइंट ए पे बात करते हैं तो इस पॉइंट पर हमने आपने मान के चला है कि आपका इस पॉइंट पर आयतन होगा V और दाब होगा बच्चों P, यानी कि इस पॉइंट पर दाब आपका P हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना बच्चों आपके। और जब आपने इस वाले प्लॉट को देखा है तो यहाँ पर आपका क्या बढ़ता है, अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं, जब सी पॉइंट पर जाएंगे तो ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो बच्चों इस पॉइंट पर भी आयतन आपका ये वाला काम करेगा, तो यहाँ पर आपका केवल दाब बढ़ा है। ठीक है, और जब पॉइंट बी पर जाएंगे तो आपका आयतन तो दाब तो वही है, लेकिन बच्चों आपका आयतन बढ़ गया यहाँ से V प्लस डेल्टा V। ठीक है, यानी कि P कॉमा V प्लस डेल्टा V आ जाएगा, क्योंकि जैसे V कॉमा में आ रहा है आपका। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जब आप दूसरे रास्ते पर जाएंगे, यानी कि जब आप यहाँ से A से C पर जाते हैं या C से A से B पर जाते हैं, तो आप कौन से प्रक्रम को चुनते हैं। ठीक है, ताप तो आपके दोनों के लिए ताप ये रहेगा T प्लस डेल्टा T। ठीक है, देखिए चित्र में किसी आदर्श गैस के दो समतापीय वक्र, समतापी यानी जिन पर बच्चों ताप आपका समान है। ठीक है, वक्र एक T है, दूसरा T प्लस डेल्टा T पर प्रदर्शित किया गया है। माना आदर्श गैस के एक मोल अणु यानी कि एक मोल का जो दाब ताप व आयतन है बच्चों PTV है, और यह अवस्था ताप T पर खींचे गए समतापी वक्र के बिंदु A पर दिखा रखा है बच्चों। इस वाले पर ताप T है, दाब P है, आयतन V है। ठीक है,
प्रदर्शित किया गया है। तो उस केस में बच्चों अब आगे देखेंगे कि हम चेंज क्या इसमें करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। यदि गैस का आयतन बच्चों स्थिर रखें, गैस का आयतन स्थिर रखें, तो जब बच्चों आयतन स्थिर रखेंगे यहाँ पे, तो आयतन स्थिर रखने का मतलब होगा कि V फिक्स हो गया, तो यानी कि दाब इंक्रीज होगा। तो उस केस में आप जब ताप को बढ़ाएंगे आयतन को स्थिर रखते हुए, तो फिर आप दाब को बढ़ा रहे होंगे, यानी कि आप A से C पर जाएंगे, तो उस केस में आपका दाब बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? तो स्थिर रखते हो तो T+T से तक बढ़ाते हैं, तो जिसके कारण बच्चों ये अवस्था A से C पर यानी कि आप देख सकते हैं कि A से C पर जाएगा अगर आपका आयतन स्थिर है। क्योंकि आपने यहाँ पे आयतन स्थिर रख लिया ना, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार प्रक्रम A से C में गैस की आंतरिक ऊर्जा बच्चों UC माइनस UA, यानी कि DU बराबर क्या आएगा, DQ माइनस के DW आ जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, जहां DQ इस प्रक्रम में गैस द्वारा ली गई ऊष्मा और DW बराबर गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। क्योंकि इस प्रक्रम में बच्चों आपका आयतन निश्चित है, यानी कि आयतन फिक्स हो गया। जब आयतन फिक्स हो गया तो आयतन 0 हो गया, और W बराबर क्या आएगा, P इंटू डेल्टा V। इसके वैल्यू 0 रखेंगे तो यानी कि आपका W भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे CV dt। ठीक है, DQ बराबर आपका जाएगा बच्चों यहाँ पे CV इंटू dt। ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आपका बच्चों यहाँ पे मान निकल कर आ जाएगा ये वाला। UC माइनस UA बराबर CV dt। ठीक है, माना गैस को पुनः अवस्था ए पर लाते हैं, यानी कि उसको फिर से ठंडा करेंगे। और जब बच्चों ठंडा करते हैं, है ना, जब बच्चों ठंडा करते हैं इसको यहाँ पे फिर से ए पर आ जाएगा। और अब की बार बच्चों आपको यहाँ पे दाब को स्थिर रखना है। जब दाब को स्थिर रखेंगे तो आपका आयतन बढ़ेगा। जब आयतन बढ़ता है तो बच्चों कुछ कार्य भी किया जाएगा। माना अवस्था इसको पुनः गैस को पुनः अवस्था ए में वापस लाया जाता है तथा फिर दाब स्थिर रखकर ताप T से T+ डेल्टा T पर तक बढ़ाया जाता है। अब इस अवस्था से बच्चों ए से बी में जाएगा तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। जब आंतरिक ऊर्जा में देखेंगे बच्चों तो कितना परिवर्तन यहाँ पे होता है, UV माइनस UA हो जाएगा, और DU डैश बराबर DQ और DW डैश आ जाएगा। तो उस प्रक्रिया में बच्चों दाब स्थिर है, गैस का आयतन V से बढ़कर ये हो गया, तो यहाँ पे बच्चों क्या क्या कार्य कितना हो जाएगा, D बराबर P dW आ जाएगा, और DQ बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे ये। तो जैसे इनकी वैल्यू बच्चों यहाँ रखी जाएगी तो आदर्श गैस के समीकरण के अकॉर्डिंग PV इक्वल टू आपका RT होता है। ठीक है, ए से बी के लिए दाब स्थिर है आपका। जब दाब आपका स्थिर है बच्चों, है ना, तो P तो P ही रहेगा, और DV इक्वल टू R dt हो जाएगा। तो P dV की जगह बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, इसकी जगह आप बच्चों यहाँ पे क्या रख देंगे, R dt रख देंगे। और जैसे बच्चों R dt रखेंगे तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो अंतर है बच्चों बराबर होता है, तो इसलिए जब यहाँ पे वैल्यू को घटाया जाएगा तो आपकी वैल्यू CP माइनस CV इक्वल टू आपका RT आ जाएगा। और जैसे ही इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से बच्चों हम जानते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बराबर होती है, जैसी ऊर्जा बराबर होती है वैल्यू को रखा जाएगा बच्चों, तो CP माइनस CV इक्वल टू माइनस R इंटू dt आ जाएगा। dt जाएगा बच्चों 0 के नीचे, तो R जाएगा आपका उधर, तो आपका बन जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, इस प्रकार आदर्श गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर सार्वत्रिक गैस नियतांक R के बच्चों बराबर होता है। और यही आदर्श गैस के लिए बच्चों मेयर का सूत्र कहलाता है। ठीक है, मेयर का सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे। ये कहता है 50 कैलोरी ऊष्मा से कितना अधिकतम कार्य किया जा सकता है। 50 कैलोरी, तो आपको क्यों दे रखा है बच्चों 50 कैलोरी। ठीक है, और आपको दे रखा है J बराबर बच्चों 1.4.18 जूल पर कैलोरी। तो आपसे पूछ रखा है बच्चों कार्य, तो कार्य जो आपका होगा वो J इंटू क्यू बन जाएगा। अब J की वैल्यू देखिए तो 4.18 जाएगा जूल बटे कैलोरी। ठीक है, और ऊपर जाएगा क्यू की वैल्यू 50 कैलोरी। तो कैलोरी से बच्चों कैलोरी कट जाएगा, तो आपका बचेगा 4.18 इंटू 50। तो जब बच्चों इसकी गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 0। ठीक है, 0 आएगा ना, और 5 5 8 40 की 0। ठीक है, हासिल लगे कितने बच्चों 4, 5 4 9। ठीक है, और 5 चौक 20, तो कितना जाएगा 2 अंक बाद 0, यानी कि 209 जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों कार्य कितना हो जाएगा बच्चों आपका 209 जूल कार्य आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे कहता है कि किसी निकाय को ऊष्मागतिज निकाय को 50 जूल ऊष्मा देने पर, जब ऊष्मा बच्चों दी जाती है तो आपकी हो जाएगी प्लस के 50 जूल। ऊष्मा देने पर निकाय द्वारा 30 जूल का कार्य किया जाता है। निकाय द्वारा, निकाय पर नहीं, निकाय द्वारा जब कार्य किया जा रहा है बच्चों तो यहाँ पे माइनस के 30 जूल जाएगा। ठीक है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा यू पूछ लिया बच्चों। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा यू बराबर आपका क्यू माइनस के डब्ल्यू लगा देंगे, क्यू माइनस के बच्चों डब्ल्यू लगा देंगे। और जैसे ही बच्चों यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी तो यहाँ 50 माइनस माइनस के 30 जाएगा, तो आपका बच्चों आ जाएगा 50 प्लस 30 हो जाएगा, तो टोटल आपका बच्चों आ जाएगा 80 जूल। ठीक है, यानी कि उस निकाय में उसकी आंतरिक ऊर्जा में बच्चों परिवर्तन 80 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ नए वीडियो में, है ना। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।